तब रात के करीबन 11 बज रहे थे। सासू माँ शारदा अपने घर के परिसर में ही घूम रही थी। बेचारी बहू रानी अनामिका दरवाजे के पास खड़ी खड़ी ही सो रही थी। तभी शारदा के पति प्रसाद दरवाजे के पास आकर, बहू अनामिका, सुन रही हो? इस तरह से जोर से बुलाने पे हड़बड़ा के अनामिका आंखें खोलकर देखती है। क्या बहू, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो यहाँ दरवाजे के पास खड़ी खड़ी क्यों सो रही हो? मैं गरीब बहू रानी हूँ ना, इसलिए। पहले तो तुम ये गरीब बहू रानी वाला शब्द कहना बंद करो। मैं तो भूल जाना ही चाहती हूँ पिताजी, पर कोई बार बार अगर गरीब बहू रानी कह के बुलाए तो याद तो रखना होगा ना। अब मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम जाओ अंदर जाओ। पिताजी जरा उधर देखिए, सासू माँ कैसे घूमे जा रही है। इस तरह बोलने पे प्रसाद शारदा को देखते हैं। वो बार बार गेट की तरफ देख रही थी और वहीं पे चक्कर लगाई जा रही थी। प्रसाद शारदा के पास जाते हैं। शारदा चलना बंद करके रुक के अपने पति को देखती है। खाने के दौरान थोड़ा कम चल लिया करो, फिर तुम्हें इतने चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहने का आपका उद्देश्य क्या था? अमीर बहू रानी की चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट है, वहाँ से कई दफे तुम्हारे लिए पार्सल आया है जिसे तुम खाई हो। मैं कह रहा हूँ उतना भी ज्यादा मत खाया करो। शारदा सोचने लगी। तभी देखती है कि गरीब बहू रानी अनामिका दरवाजे के पास खड़ी खड़ी सो रही है। देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। अरे बहू रानी अनामिका, इधर आके अपने पिताजी को ले जाओ, ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। कहने पर अनामिका उनके पास जाती है। इतना भर के क्यों खाना जो पचाने के लिए घूमना पड़ रहा है? अजी, मैं ज्यादा खाने की वजह से चल नहीं रही हूँ। मुझे बस चिंता है कि हमारी बड़ी बहू सितारा इतने पैसे लगाकर चिकन बिरयानी का दुकान खोली है, उसलिए। अच्छा, जो पैसे बड़ी बहू को मिला है उसलिए। ठीक है शारदा। पिताजी आप जाके सो जाइए। तुम भी जाके सो जाओ बेटा, नहीं तो हरीश भव्या रमेश को परेशान करेंगे। सासू माँ के सोए बिना वो कैसे सो सकती है भला? बड़ी बहू रानी आएगी, फिर वो मेरे और उसके पैर दबाएगी, फिर जाके सोएगी। ये सुनकर अनामिका बिना कुछ कहे बस सर झुका के खड़ी रहती है। सितारा आएगी ना तो तुम उस बहू से अपने पैरों को दबवा लेना। वो बहू चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट में इतनी मेहनत करके पैसे कमा के घर आ रही है, पर ये बहू क्या कर रही है? खाना पका रही है, परोस रही है, खा रही है, धो रही है, बस। इसकी क्या कमाई है? इस तरह कहने पे अनामिका दुखी होकर रोने लगती है। प्रसाद को भी बड़ा दुख होता है। बड़ी बहू सिर्फ पैसे कमा रही है, पर छोटी बहू प्यार सम्मान दे रही है। आज है कल पैसे चले भी जाएंगे, पर प्यार सम्मान ये सब चीज कभी नहीं जाता। तो आपको लगता है छोटी बहू के प्यार सम्मान से जिंदगी कट जाएगी? हाँ, पत्थर दिल की मत बनो शारदा। सितारा से भी ज्यादा अनामिका इस घर में मेहनत करती है। तुम अगर एक नौकरानी रख लो और अनामिका बाहर चली जाए तो वो भी पैसे कमा के ले आएगी। कैसी बातें कर रहे हैं? नौकरानी को हमें पैसे देने पड़ेंगे ना? मतलब बिना तनख्वाह वाली नौकरानी हूँ मैं? बात चली रही थी तभी एक गाड़ी आके गेट के पास रुकती है। अनामिका गेट के पास जाती है और गेट खोलती है। सितारा कार से उतर के सासू माँ शारदा के पास आती है। फिर दोनों बात करते हुए अंदर चली जाती हैं। अनामिका गेट बंद करके प्रसाद के पास जाती है। फिर अनामिका प्रसाद दोनों घर के अंदर जाते हैं। शारदा सितारा दोनों बात करने लगती है सोफे पे बैठ के। दोनों टेबल के ऊपर अपना पैर रख देती है। अनामिका उन दोनों के पास नीचे बैठ के दोनों के पैर दबाने लगती है। ये देखकर प्रसाद बहुत परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे बहू, परेशान मत हो। शारदा खुद एक दिन तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेगी। इस तरह मन ही मन सोचकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अगले दिन रमेश अनामिका बच्चों को साथ लेकर मंदिर जाते हैं। जाके देवी माँ को प्रणाम करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और मंदिर परिसर में एक पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। रमेश नारियल को अच्छे से तोड़ के बच्चों को खाने के लिए देते हैं। अजी, माँ जी से जो कहने को कहा था आपने कहा क्या? नहीं अनामिका, माँ नहीं मानने वाली। अगर मैं कहूँ कि मैं चिकन का व्यापार करने वाला हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेगी, इसीलिए। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा उनकी नौकरानी बन के रहूं? जी, तुम नौकरानी की होगी अनामिका? तुम मेरी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। आइंदा कभी मत कहना, मुझे अच्छा नहीं लगा।
आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर पता नहीं क्यों सासू माँ पूरे गांव को बोलते फिर रही है कि बड़ी बहू कमाती है, छोटी बहू कुछ नहीं कमाती है, घर पे बैठ के बस खाते रहती है। देखो अनामिका, तुम तो माँ के जुबान के बारे में जानती हो, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। इससे पहले कि रमेश और कुछ कहता, अनामिका बात को काटते हुए कहने लगती है, आपका कहने का मतलब है कि मुझे सबको समझना होगा, सबके मुताबिक चलना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? जितना तुम मुझे समझती हो अनामिका, उतना मेरी माँ आज तक मुझे कभी समझ नहीं पाई। रमेश कह ही रहा था, तब तक बच्चे घर जाने के लिए जिद करने लगे। फिर अनामिका और रमेश बच्चों को साथ लेकर घर लौट आते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। बड़ी बहू सितारा रात में घर लौटने के बाद पैसे लाकर सासू माँ शारदा को देती थी। पैसे पाकर शारदा बहुत उत्साहित हो जाती थी और छोटी बहू को बेइज्जती करके उससे अपना पैर दबाया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। बड़ी बहू आजकल ठीक से मुझे पैसे नहीं दे रही है। जब पूछ रही हूँ तो यही बात कह रही है कि व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है। दिन ब दिन चिकन खाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन सितारा मुझे उतने ही पैसे दे रही है और बाकी पैसे छुपा रही है। मुझे देखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए कार में बैठकर वो चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट में जाती है। सितारा सासू माँ शारदा को अपने रेस्टोरेंट के अंदर आते देख मनी मन सोचने लगती है, ये क्या, आज तक जब भी रेस्टोरेंट को आने को कहा वो कभी आई नहीं और आज बिना बता के यहाँ आ गई। आजकल जो मैं पूरा पैसे नहीं दे रही हूँ ना, वो संदेह कर रही है, इसीलिए वो यहाँ पे आई है। कोई बात नहीं, अच्छा है आखिर में वो यहाँ आई तो। वो काउंटर से उठ के खड़ी हो जाती है। शारदा जाके काउंटर पे बैठती है। सितारा बताती है कि उस रात भी जो यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए आते हैं, उनकी संख्या में बहुत कटौती हो गई है। इस बात से शारदा और सितारा दोनों बहुत दुखी होती हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बात किए बिना ही अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। अगले दिन शारदा और सितारा बगीचे में बैठकर चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट को बंद करने के बारे में सोचने लगती है। ये बात सुनते ही अनामिका उन दोनों के पास आती है और कहने लगती है, माँ जी, मुझे एक बार मौका दीजिए। देखिए मैं चिकन बिरयानी के व्यापार में कैसे मुनाफा लेकर आती हूँ। क्या? तुम मुनाफा कभी नहीं ला सकती, नेवर। मैं इतनी चालाक हूँ, उसके बावजूद नहीं कर पाए, तो फिर तुम क्या मुनाफा लेकर आओगी? हाँ, इस तरह की बातचीत चली रही थी, तभी प्रसाद और बड़ा बेटा विनोद वहाँ पर आते हैं। वो दोनों आकर अनामिका को सहमति दे दिए। इस वजह से शारदा और सितारा भी कुछ कह नहीं पाई। अनामिका बहुत खुश होती है। फिर एक दिन जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते थे, वहाँ पर वो जाती है। वहाँ पे बिल्कुल चौमाथा पर एक ठेला लगाकर वहाँ 10 रुपए में चिकन बिरयानी प्लेट ऐसा लिखकर बोर्ड टांग देती है। ये देखकर शारदा और सितारा उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। 10 रुपए प्लेट का चिकन बिरयानी ऐसे मिडिल क्लास एरिया में चिकन बिरयानी का व्यापार बिल्कुल खुद के तरह जगह भी इसने चुना है। मजाक उड़ा के वहाँ से चली जाती है। उस इलाके से जो लोग गुजर के जा रहे थे या काम कर रहे थे, वो अनामिका का बोर्ड पढ़ते हैं। इस रुपए में किस तरह के पीसेस का चिकन बिरयानी मिलेगा, लोग आकर पूछने लगते हैं। तब जाके अनामिका अपना पूरा भरोसा दिलाते हुए कहती हैं, यही कि चिकन बिरयानी खा के जब एहसास होगा तभी आप लोग पैसे दीजिएगा। लेकिन जिन्होंने भी चिकन बिरयानी खाया बहुत खुश होकर पैसे देकर गए। अगले दिन ही अनामिका अपने कमाए हुए पैसे को लाकर शारदा के हाथों में देती है। उन पैसों को देखकर शारदा और सितारा जोर जोर से हंसती हैं। लेकिन प्रसाद, रमेश, विनोद खुश होकर उसे कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। उस दिन से अनामिका का 10 रुपए का चिकन बिरयानी का व्यापार आसमान छूने लगता है। देखते ही देखते व्यापार 2 दुगनी 4 हो जाती है। रोज रोज अनामिका के लाए हुए पैसों को देखकर शारदा और सितारा मानो की आश्चर्य हो जाती हैं। फिर एक दिन सासू माँ शारदा, ये कैसे संभव हुआ अनामिका? हाँ अनामिका, अमीर रहने वाले जगह को देखकर हमने चिकन बिरयानी का व्यापार शुरू किया था, पर सक्सेस वहाँ नहीं मिली। लेकिन तुम मिडिल क्लास एरिया में शुरू कर मुनाफा कमा ली, वो कैसे? माँ जी, दीदी, जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ बिरयानी खाने के लिए सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं, वहाँ मिडिल क्लास लोग नहीं आते। हाय भगवान, इतना महंगा रेस्टोरेंट, वहाँ पे बहुत पैसे लग जाएंगे। ये सोचकर वहाँ वो जाते नहीं। उनका मन भी चाहे फिर भी वो जाने की हिम्मत नहीं करते।
जब वो कह रही थी शारदा और सितारा बस सुन रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमीर लोगों से ज्यादा मिडिल क्लास के लोग होते हैं और ये सोचते हैं कि जितना वो खर्च करे उसमें अच्छा खासा चिकन बिरयानी आ जाए। ये बात मैं समझ ली और इसलिए 10 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगी। मैं सक्सेस हो गई। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा और सितारा का मुंह लटक जाता है। उस दिन से शारदा सितारा से घर का सारा काम करवाने लगी और अनामिका का देखभाल भी करवाने लगी। लेकिन अनामिका घर का सारा कामकाज करके खाना पकाने के बाद चिकन बिरयानी के व्यापार के लिए जाने लगी और सबके साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। उसी वक्त वो कॉलेज छोड़े थे। अनामिका और उसकी सहेली मालिनी दोनों कॉलेज से बाहर निकल आती है। मालिनी, चलो ऑटो स्टैंड चलते हैं। जब हम जाते हैं और आते हैं, कितनी दफे हमने वो शादी का जोड़ा वाला लहंगा जो कि जैत्रा क्लॉथ शॉप में टंगा हुआ है वो देखा है ना। हम उसे खरीद नहीं सकते हैं क्या अनामिका? खरीद तो नहीं सकते मालिनी, पर देखकर आंखें जरूर भर सकते हैं। लेकिन तुम ब्राइडल लहंगा के लिए इतनी पागल क्यों हो? ये तो नहीं कह सकती कि क्यों, पर मुझे बहुत पसंद है, ये पता है। अब जब कह दिया तो तुम किसी की सुनेगी नहीं, तो फिर सर क्यों दर्द करना। चलो। मालिनी के इस तरह से कहने पर उसे देखकर अनामिका मुस्कुराती है। तुम बहुत अच्छी हो मालिनी। इस तरह से मालिनी की तारीफ करती है। फिर दोनों बातचीत करते हुए बाहर निकल आती हैं और जैत्रा क्लॉथ शोरूम के तरफ दोनों चल के जाती हैं। वहाँ पे दुकान में जो ब्राइडल लहंगा टंगी हुई थी उस पे की गई कारीगरी को अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगी। 10 मिनट निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे कार से तरुण आता है। तरुण को देखकर मालिनी अपना चेहरा बना लेती है क्योंकि वो बदमाश लड़का था। क्योंकि लड़कियों की पसंद के बारे में पता चलते ही वो कुछ कुछ कहता है और उन्हें ठगने लगता है। हाय अनामिका। हाय तरुण। यहाँ क्या कर रही हो? बादाम बेच रहे हैं। गुड जोक मालिनी, पर लगता है अनामिका को ब्राइडल लहंगा बहुत पसंद है। हाँ तरुण। मैं खरीद दूंगा तुम्हें, पर क्या तुम कल मेरे गेस्ट हाउस आ सकती हो? तरुण की ये बात सुनते ही अनामिका जल्दी से अपना सैंडल निकाल के उसे दिखाती है। तुम्हें चप्पल से मार चाहिए क्या? इस तरह कहने पे तरुण गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जो ब्राइडल लहंगा टंगा हुआ था, अनामिका फिर से उसे देखने लगती है। पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, अब आखिरी बस निकलने का वहाँ से टाइम हो चुका था। अनामिका, रात हो चुकी है। बस स्टैंड से आखिरी बस अभी तक निकल चुकी होगी। सिग्नल तक पहुँच गए तो हमें बस मिल भी जाएगी, नहीं तो रात भर इसी दुकान के सामने हमें सोना पड़ेगा। फिर रात भर तुम यही लहंगा पहन के भूत बन के घूम रही हो, उसी का सपना आएगा। एक काम करना, रमेश जीजाजी से शादी करके यहीं पे परिवार शुरू कर लेना, पर अभी के लिए तुम यहाँ से चलो। ये सुनकर अनामिका अपना मुंह ऐंठने लगती है। हमें क्या सच में जाना चाहिए मालिनी? अब चलो भी अनामिका। वो कह ही रही थी तभी दूर से बस की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। मालिनी अनामिका को वहीं पे छोड़ के वो भागने लगती है। उसे देखकर अनामिका भी भागने लगती है। भागते हुए दोनों सिग्नल पे आके पहुंचती है। बस आके वहाँ पे रुकती है तो अनामिका मालिनी बस में चढ़ जाती है। फिर बस वहाँ से निकल जाती है। उधर घर में गेट के पास खड़ी होकर शारदा बस रास्ता देखे जा रही थी। तब तक उसके पति प्रसाद दूध का डब्बा लेकर घर आते हैं। खटाल जाके दूध देकर आए क्या? नहीं, 6 लीटर दूध मेरे पेट के अंदर दबा के मैं बस पानी बेच कर आया। इसीलिए तो आपका पेट इतना बड़ा है। हमेशा तुम्हारी नजर मेरे पेट पे ही रहता है, मुझे पता है। वैसे गेट के पास खड़ी होके तुम क्या देख रही हो? और किसका? मेरी प्यारी रिश्तेदार की बेटी अनामिका का। उधर बेटा बस स्टैंड में उसका इंतजार कर रहा है। चलो हम अंदर चलते हैं। इस तरह कहकर शारदा प्रसाद जो गेट के पास खड़े थे वो घर के अंदर चले जाते हैं। बस स्टैंड पे रमेश अपनी बाइक पर बैठ के अनामिका का इंतजार कर रहा था और बार बार उसकी तस्वीर देख रहा था। तभी दूसरी बाइक से वीरेश आता है और अपनी बहन मालिनी का इंतजार करने लगता है। रमेश, तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब लास्ट बस अभी तक आई नहीं है। वही तो, अभी तक लास्ट बस आई नहीं है। मेरी रिश्तेदार अनामिका के लिए मैं और तुम्हारे बहन के लिए तुम आए हो। हमारे पास और कोई चारा है क्या? वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी उन्हें बस की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अनामिका मालिनी बस से उतर आती है। बस वहाँ से निकल जाती है। अनामिका रमेश की बाइक पे बैठ के घर के तरफ जाने लगती है और घर जाने के लिए वीरेश की बाइक पे मालिनी बैठ जाती है। शारदा के घर में सभी लोग एक साथ बैठ के आराम से खाते पीते हैं
रमेश आंगन में एक खटिया पे सो जाता है और अनामिका कमरे में जाके आराम से सो जाती है। शारदा प्रसाद अपने बेडरूम के बेड के ऊपर बैठे होते हैं। शारदा, हमारे बेटे की 30 साल उम्र हो गई और तुम्हारी अनामिका भी 25 की हो गई। अब इन दोनों की हमें शादी करा देनी चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, घर में दोनों ही नौजवान हैं। अनामिका तो घर के कामकाज के साथ खाना भी पकाना सीख गई है, पर वो कह रही है कि उसे पढ़ना है, इसीलिए कॉलेज भेज रहे हैं। ठीक है शारदा, एक बार बच्चों से भी पूछ लेते हैं और पंडित जी को बुला के दिन भी देख लेते हैं। सही कहा आपने, बच्चों से बात करना बेहद जरूरी है। इस तरह बातचीत करके वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगला दिन रविवार का दिन था। अनामिका के पास ब्राइडल लहंगा को देखने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए वो अपना फोन उठाती है और मालिनी को छत पे जाके फोन लगाती है। मालिनी, मेरे घर आ जाओ, छोटे मोटे कुछ शॉपिंग करनी है, इसीलिए मुझे शहर जाना होगा। आज नहीं होगा, आज मेरी सगाई है। ये कहकर मालिनी फोन रख देती है। अनामिका का दिमाग काम ही नहीं करता, वो छत पे ही घूम घूम के सोचने लगती है। तभी शारदा घर से निकल आती है और देखती है कि अनामिका छत पे घूम रही है। अनामिका, नीचे उतर आओ, अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं। आ रही हूँ आंटी। इतना कहकर अनामिका छत से नीचे उतर आती है। वहाँ शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों मौजूद थे। कहिए ना अंकल जी। देखो बेटा, तुम दोनों की शादी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है अंकल जी, आपके ऊपर मैंने कभी ना कहा है क्या? वैसे भी आपके बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये सुनकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी अनामिका, पर एक बात है अंकल जी, अभी मैं नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं, फिर अनामिका को देखने लगते हैं। आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना, मैं शादी जरूर करूंगी, पर अभी नहीं। क्यों बेटा, अभी परीक्षा है क्या? असल में चाची जी। शारदा, तुम अनामिका को अंदर ले जाओ, हमारे सामने कहने के लिए हिचकिचा रही है। इस तरह कहने पे वहाँ से शारदा और अनामिका अंदर चली जाती है। उनके सामने प्रसाद और रमेश आश्चर्य होकर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा और अनामिका अच्छे से तैयार होके उनके सामने आती हैं। शारदा के हाथों में एक बड़ा सा बैग था। अजी, मैं और अनामिका शहर जा रहे हैं। ठीक है शारदा, ठीक से जाना। इतना कहकर अनामिका और शारदा घर से बाहर निकल जाती हैं। पिताजी, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, सावधानी से जाना। कहकर रमेश खेत की तरफ चला जाता है। आधे घंटे बाद शारदा और अनामिका शहर के बड़े से लहंगा शॉप जैत्रा शॉप में जाके पहुंचती है और अनामिका ब्राइडल लहंगा उन्हें दिखाती है। ये देखिए माँ जी, मैं इसी लहंगे को पहनकर शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, चलो दुकान में जाके इसका भाव पूछते हैं। छोड़िए आंटी, जरूर ये बहुत महंगा होगा। अपने दिल को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए आपको मैंने इस बारे में बता दिया। 2 महीने बाद मेरी पढ़ाई खत्म होकर नौकरी मिल जाएगी, तब मैं ये लहंगा खरीद लूंगी। फिर मैं अपनी शादी में ये लहंगा पहनकर शादी करूंगी। ठीक है बहू, एक बार चल के भाव तो पूछते हैं। इस तरह कहकर शारदा अनामिका को अपने साथ काउंटर पे ले जाती है। फिर काउंटर पे बैठा उस इंसान को अनामिका उस ब्राइडल लहंगा के बारे में बताती है। वो उस लहंगे का भाव बताता है। अरे कुछ तो भाव कम कीजिए, हम गरीब हैं। मेरी बहू को यही लहंगा पहन के शादी करनी है, यही उसकी इच्छा है। इस तरह कहने पर वो थोड़ा भाव कम करके उसे बताते हैं। शारदा अपने बैग से पैसे निकाल के उन्हें दे देती है। अनामिका देखते ही रह जाती है। माँ जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस मैं नाम से ही तुम्हारी सासू माँ होंगी, पर प्यार से माँ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी की खुशी किसमें है। बिना जाने ऐसे ही चलता है क्या, बताओ? माँ, ये कहकर अनामिका शारदा से लिपट जाती है। मुझे तुम्हारे ब्राइडल लहंगा के बारे में पता था, मैं तो यहाँ बस दाम पूछने के लिए आई थी। पहले से ही थोड़े थोड़े नोट मैं बचा के रखती थी, उन्हीं पैसों से मैंने खरीद दिया। ऐसी बात है, पर मैंने तो आपको ब्राइडल लहंगा के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो तो है बहू। इस तरह कहती है। फिर सास बहू ब्राइडल लहंगा लेकर वहाँ से बाहर निकल आती है। ऑटो से घर वापस जाती है। 10 दिनों के बाद अनामिका और रमेश की शादी का आयोजन किया जाता है।
शारदा प्रसाद अपने सारे रिश्तेदारों को शादी में न्योता भेजते हैं। शादी के लिए रमेश मंडप में बैठ जाता है। दुल्हन भी ब्राइडल लहंगा पहनकर शादी के मंडप तक पहुंचती है। उस लहंगे में आसमान से उतरी परी की तरह अनामिका दिख रही थी। अनामिका सभी को देखकर मुस्कुराती है और आकर मंडप में बैठ जाती है। बड़े ही खुशहाल माहौल में रमेश और अनामिका की शादी होती है। उन दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर शारदा और प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। और इस तरह ब्राइडल लहंगा के प्रति प्यार की वजह से अनामिका उस लहंगे को अपनी सासू माँ से खरीदवाती है और अपनी शादी में बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।